मौर्य साम्राज्य की यह गाथा चंद्रगुप्त की चाणक्य नीति से शुरू होकर अशोक के कलिंग युद्ध, धम्म क्रांति और पुष्यमित्र के हत्याकांड तक की यात्रा है। एकता, विजय, नैतिकता और विखंडन की अनकही कहानी। नंदाकर संग्राहक आते हैं। उनकी छायाएं कटाई के जीवंत हरे और सुनहरे रंगों पर एक आवरण की तरह गिरती हैं। गंभीर दक्षता के साथ वे उपज का 1/4 हिस्सा जब्त कर लेते हैं। किसानों की निराशा हर लिए गए अनाज के साथ बढ़ती जाती है। कठोर हाथों का एक करीबी दृश्य अब खाली पवित्र नदी द्वारा कठिनाई और अन्याय की कहानी कहता है। कष्ट थके हुए चेहरों पर गहरी लकीरें उकेरता है। नंदा वंश की क्रूरता के खिलाफ एक मूक चीख। चंद्र के विनम्र झोपड़ी के अंदर चाणक्य बैठे हैं। तक्षशिला के एक ब्राह्मण, उनका चेहरा अपमान की पीड़ा से अंकित है। मंद प्रकाश उसकी आंखों में आग पकड़ता है। नंदा दरबार में उसके साथ हुए अन्याय का एक जलता हुआ प्रमाण। उसकी मुट्ठी तन जाती है। उसके भीतर एक मौन प्रतिज्ञा बनती है जो धार्मिक क्रोध से प्रेरित है। हवा उसके संकल्प से चटकती है। उसके भीतर एक तूफान इकट्ठा हो रहा है जो नंदा साम्राज्य पर टूटने के लिए तैयार है। मैं नंद वंश को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाणक्य घोषणा करते हैं। उनकी आवाज प्रतिशोध के एक धीमे गूंजते हुए वादे की तरह है। विशाल हिमालय के आकाश के नीचे चंद्रगुप्त मौर्य, एक युवा योद्धा, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनकी आंखों में तीव्र दृढ़ संकल्प झलकता है। वह साहसी हिमालयी जनजातियों की तलाश करता है। उसकी आवाज घाटियों में गूंजती है क्योंकि वह सैनिकों को बुलाता है। चाणक्य, उनके गुरु, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता युवा योद्धा को एक नेता के रूप में आकार देती है। मांसपेशियां तनी हुई चंद्रगुप्त प्रशिक्षण लेता है। प्रत्येक चाल चाणक्य की चौकस निगाह के नीचे सटीक। रात के आवरण में चंद्रगुप्त की सेना दुर्जय पाटलिपुत्र किले की ओर बढ़ती है। हमलों की एक निर्दयी बौछार प्राचीन दीवारों को हिला देती है। धूल और मलबा नीचे गिर रहा है। पहला दरार दिखाई देता है। पत्थर पर मकड़ी के जाले के रूप में किला हमले के तहत कराहता है। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ दीवार का एक हिस्सा ढह जाता है जो आगे बढ़ रही सेना के लिए रास्ता बनाता है। मशालें भड़कती हैं। सैनिकों के दृढ़ संकल्पित चेहरों को रोशन करती हैं क्योंकि वे टूटी हुई रक्षा पंक्तियों को तोड़ते हैं। नंदा के धुंधले दरबार में साम्राज्य का भाग्य दांव पर होने के कारण शानदार सजावट पर छायाएं मंडराती हैं। चंद्रगुप्त और नंद के बीच टकराव हॉल में गूंजता है। उनका संघर्ष चरम पर पहुंच रहा है। चंद्रगुप्त की आंखों में दृढ़ संकल्प जलता है क्योंकि वह लड़ता है। हर चाल सटीक और शक्तिशाली है। नंदा लड़खड़ाता है। उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है क्योंकि युद्ध का भार उस पर पड़ता है। एक निर्णायक प्रहार से चंद्रगुप्त विजयी होते हैं। युद्ध के टकराव को शांत करते हैं। संघर्ष की राख से मौर्य साम्राज्य का जन्म होता है। प्राचीन दरबार में एक नया युग शुरू होता है। इस्पात टकराता है। युद्ध की एक बहरा करने वाली सिम्फनी गूंजती है क्योंकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की सेनाएं निर्दयी धूप के नीचे टकराती हैं। सैनिकों के संघर्ष के साथ मौत का एक अराजक नृत्य होता है। उनके चेहरे हताश संघर्ष में विकृत हो जाते हैं। सेल्यूकस की पंक्तियां झुकने लगती हैं। लगातार हमला उनकी सेना को तोड़ने की धमकी दे रहा है। चंद्रगुप्त की सेना में आशा की किरण चमकती है क्योंकि दुश्मन डगमगाते हैं। उनकी प्रगति एक ज्वार है जो टकराने के लिए तैयार है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के शानदार दरबार में प्रवेश करता है। धूप जटिल नक्काशी और समृद्ध कपड़ों को रोशन करती है। नौकरों की कुशल चाल जीवंत हलचल भरे दरबार की जरूरतों को पूरा करती है। यूनानी राजदूत भव्यता को देखता है। उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी चमक रही है। मेगास्थनीज घोषणा करते हैं, मैं भारत की समृद्धि और संस्कृति को देखने और दस्तावेज बनाने आया हूँ। सभागार प्रत्याशा से गूंजता है। हवा कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के भार से भरी हुई है। विशाल आकाश के नीचे चंद्रगुप्त श्रावण बेलगोला में आते हैं। उनका चेहरा गंभीर संकल्प से अंकित है। शांत गरिमा के साथ जैन भद्रबाहु चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन करते हैं। प्राचीन परिदृश्य के खिलाफ उनकी आकृतियां छोटी हैं। एक सांकेतिक कार्य में उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए। दुनिया के क्षणभंगुर सुखों का त्याग कर दिया। उनके नंगे पैर पवित्र भूमि को छूते हैं क्योंकि वे सल्लेखना की गहन यात्रा के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वे आध्यात्मिक शुद्धि के मार्ग को अपनाते हैं, दृश्य पर सन्नाटा छा जाता है। उनकी आंखें अटूट विश्वास को दर्शाती हैं। उनके अंतिम परिवर्तनकारी प्रण की शुरुआत को चिह्नित करती हैं। बिंदुसार सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार की शान के बीच एक शाही आकृति। उसकी निगाहें पूरे हॉल में घूमती हैं। विस्तार का एक मौन वादा। उसके पिता की विरासत का भार उसके कंधों पर भारी पड़ता है। उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव से उसकी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। बिंदुसार का साम्राज्य फैलता है। उसका प्रभाव हर दिन मजबूत होता जा रहा है।
सिंहासन कक्ष बिंदुसार के शासन की मौन शक्ति से गूंजता है। तक्षशिला में विद्रोह के कारण अराजकता फैल गई। आग की लपटें आकाश के खिलाफ उठती हैं और टकराती हैं। विद्रोह में दिलों की अशांति की गूंज। कथन: बिंदुसार अपने बेटे अशोक को विद्रोह को शांत करने के लिए भेजता है। अशोक युद्ध की तैयारी करता है। विद्रोह के तूफान के बीच उसका चेहरा दृढ़ है। आधी रात में अशोक का कक्ष भाई बहन के बीच हत्या का दृश्य बन जाता है। अशोक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर एक गहरा काम करता है। उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी लंबी नाचती हुई छाया डालती है, क्योंकि उसके भाई गिरते हैं, उनके जीवन बुझ जाते हैं। अंतिम भाई के मारे जाने के साथ अशोक नरसंहार के बीच विजयी खड़ा है। उसकी चढ़ाई सुरक्षित है। सिंहासन इंतजार कर रहा है, अजीबोगरीब चमक में नहाया हुआ। जैसे ही अशोक अपने अंधेरे भाग्य का दावा करने के लिए आगे बढ़ता है, एक निर्दयी सूरज के नीचे अशोक की सेनाएं कलिंग के युद्ध के मैदान में उमड़ती हैं। लोहा और क्रोध की लहर, धूल और चीखें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि सेनाएं टकराती हैं। धुएं से भरे आकाश के नीचे मौत का एक क्रूर नृत्य। धरती लाल रंग से रंगी है। नरसंहार का प्रमाण है, क्योंकि सैनिक गिरते हैं, उनके सपने खून में घुल जाते हैं। इस्पात से टकराता है। विनाश की एक सिम्फनी तबाह मैदानों में गूंजती है। गिरे हुए लोगों के बीच चेहरों का समुद्र युद्ध की पूरी तबाही को दर्शाता है। अनगिनत खोई हुई जिंदगियों का भार भारी हो जाता है। घायलों की चीखों के बीच एक डरावनी चुप्पी। अशोक धौली पहाड़ी से नरसंहार का सर्वेक्षण करते हैं। विशाल युद्ध का मैदान उनके सामने निराशा के कैनवास की तरह फैला हुआ है। उसका चेहरा पीड़ा में विकृत हो जाता है। तबाही का भार उस पर भारी बल से दब जाता है। अशोक पर पश्चाताप छा जाता है, क्योंकि हवा में घायल लोगों की चीखें गूंजती हैं, जो दुख का एक सिम्फनी है। गहरी स्पष्टता के एक क्षण में वह हिंसा त्यागने और बौद्ध धर्म के मार्ग को अपनाने की प्रतिज्ञा करता है। बोध गया में एक आध्यात्मिक आभा हवा में भर जाती है, क्योंकि अशोक उपगुप्त के सामने घुटने टेकते हैं। उनका चेहरा विनम्रता और प्रत्याशा का मिश्रण दर्शाता है। शांत भाव से उपगुप्त अशोक को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक परिवर्तनकारी क्षण संतुलन में लटका हुआ है। पवित्र अग्नि जलती है, जो अशोक के चेहरे पर नृत्य करते हुए झिलमिलाते छायाएं डालती है, क्योंकि समारोह शुरू होता है। अगरबत्ती का धुआं घूमता है, प्रार्थनाएं और आशीर्वाद ले जाता है, क्योंकि उपगुप्त अशोक को ज्ञान प्रदान करते हैं। अशोक उठते हैं, देवनमप्रिय प्रियदर्शी के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उनकी आंखें अब करुणा और संकल्प को दर्शाती हैं। भीड़ अशोक के आध्यात्मिक परिवर्तन और उनके नए भाग्य को स्वीकार करते हुए श्रद्धा से झुकती है। सारनाथ के विशाल आकाश के नीचे अशोक भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी दृष्टि एक स्मारकीय रचना पर टिकी है। दृढ़ निश्चय से अशोक इशारा करते हैं। 4 शेर स्तंभ के भव्य निर्माण की शुरुआत करते हुए शिल्पकार एकत्रित होते हैं। उनकी छेनी तैयार है। अशोक के आदेश के तहत पत्थर पर इतिहास गढ़ने के लिए पत्थर से पत्थर खंभा उठना शुरू हो जाता है। अशोक के शासन और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक। जैसे ही खंभा ऊपर उठता है, धूल घूमती है और इसकी छाया सारनाथ की पवित्र भूमि पर लंबी हो जाती है। अशोक देखता है, उसका हृदय उद्देश्य से भरा हुआ है, क्योंकि 4 शेर स्तंभ अपना राजसी रूप लेते हैं। विशाल आकाश के नीचे अशोक निर्माण का नेतृत्व करते हैं। उनकी दृष्टि हर बिछाई गई सड़क के साथ परिदृश्य को बदल रही है। ईंट से ईंट जोड़कर एक अस्पताल खड़ा होता है। क्षितिज के खिलाफ उम्मीद की किरण समुदाय के लिए देखभाल का वादा करता है। दृढ़ हाथों से अशोक कुओं की खुदाई की निगरानी करता है। जीवन देने वाला पानी भूमि को पोषण देने के लिए उमड़ता है। अशोक अपने काम का जायजा लेते हुए पसीने से चमकते हैं, जो कार्रवाई में प्रगति और करुणा का प्रतीक है। हलचल भरी सड़कें अशोक के समर्पण को दर्शाती हैं, जो एक समृद्ध समाज की उनकी दृष्टि का प्रमाण है। अशोक की सूर्यास्त के खिलाफ सिलहूट अथक सेवा और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। अशोक के भव्य दरबार में हवा उत्सुकता से भरी हुई है, क्योंकि सम्राट अपनी प्रजा को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं। अशोक धर्म को बढ़ावा देना शुरू करते हैं। उनकी आवाज दरबार में गूंजती है, ध्यान आकर्षित करती है। वह माता पिता का सम्मान करने की वकालत करता है। उसके शब्द भूमि के प्राचीन ज्ञान की गूंज हैं। अशोक अहिंसा का उपदेश देते हैं। उनके हाथ शांति और करुणा के भाव में खुले हैं। वह सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। अपने विविध विषयों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देते हैं। चमकदार श्रीलंकाई धूप के नीचे एक जहाज आता है, जो अपने डेक पर आशा और भाग्य लेकर आता है। महिंदा और संघमित्रा हरे भरे दृश्यों की पृष्ठभूमि में दृढ़ संकल्प के साथ किनारे पर कदम रखते हैं। यह नया भू भाग है, जीवंत और स्वागत योग्य है।
क्योंकि वे इस नई भूमि पर पहला कदम रखते हैं। एक शांत हवा ताड़ के पेड़ों से गुजरती है, जो आध्यात्मिक जागृति का वादा करती है। महिंदा क्षितिज की ओर देखता है, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां शांति और ज्ञान का राज हो। वे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार करने आए हैं, कथन कहता है। उनका मिशन उष्णकटिबंधीय हवा में गूंज रहा है। अशोक के विशाल महल के अंदर एक गंभीर माहौल हवा में भारी है। अलंकृत दीवारों पर छायाएं खिंच रही हैं। रानी असंधिमित्रा अभी भी लेटी हैं। उनका जीवन धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, जो अपने शाही कक्षों की शांत भव्यता से घिरी हुई हैं। एक स्पष्ट शांति छा जाती है, क्योंकि महल का हृदय उसके जीवन की लय के साथ धड़कना बंद कर देता है। राजभवन के गलियारों में दुहक गूंजता है। एक रानी का प्रस्थान अशोक के शासन में एक गहरा बदलाव लाता है। अशोक के भव्य महल के अंदर उज्जवल दिन के उजाले में एक गहरा षड्यंत्र होता है। कुणाल, अशोक का मासूम बेटा, अपने आसपास की धोखेबाजी से अनजान महल में घूमता है। जैसे ही कुणाल पर एक छाया पड़ती है, उसकी सौतेली माँ की साजिश साकार होने लगती है। महल, जो कभी एक आश्रय था, विश्वासघात के क्रूर कार्य के लिए एक मंच में बदल जाता है। कुणाल फंस गया है, एक क्रूर योजना का असहाय शिकार बन गया है। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि कुणाल अंधा हो जाता है। महल की दीवारों के भीतर एक दुखद भाग्य तय होता है। पाटलिपुत्र उदय होता है, एक शानदार शहर जो दिन की गर्म चमक में नहाया हुआ है। इसकी भव्यता समृद्धि का प्रमाण है। शहर जीवन से धड़कता है। इसकी जीवंत सड़कें व्यस्त व्यापार और दैनिक जीवन की आवाजों से गूंजती हैं। एक मनोरम दृश्य शहर की जटिल वास्तुकला और विस्तृत लेआउट को दर्शाता है, जो इसकी उन्नत शहरी योजना को प्रदर्शित करता है। सूर्य की रोशनी नदी पर चमकती है। शहर की भव्यता और वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। बाजारों, कारीगरों और यात्रियों के मिलने से हवा में चहल पहल होती है। उनकी ऊर्जा शहर की गतिशील भावना को बढ़ावा देती है। पाटलिपुत्र सभ्यता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी सुंदरता और समृद्ध साम्राज्य की शक्ति और दूरदृष्टि का प्रतीक है। तेज धूप में सांची के प्राचीन मैदान उत्साही गतिविधि से जीवंत हो उठते हैं। स्तूप क्षितिज के विरुद्ध उठते हैं। भक्ति और स्थापत्य महत्वाकांक्षा के स्मारक। कारीगर सावधानी पूर्वक पत्थरों को तराशते हैं, कुशल हाथों से पवित्र संरचनाओं को आकार देते हैं। हवा छेनी और हथौड़ों की आवाजों से गूंजती है, जो निर्माण की एक सिम्फनी है। इसी तरह के दृश्य भरहोत में भी दिखाई देते हैं, जो पूरे देश में फैल रहे आध्यात्मिक उत्साह को दर्शाते हैं। ये पवित्र स्थल विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो पीढ़ियों तक गूंजते हैं। धुंधली रोशनी में अशोक बिस्तर पर लेटा है। उसका चेहरा अंधेरे चादरों के खिलाफ पीला है। उसकी सांस उथली है। हर सांस एक संघर्ष है। कमरे में अनिश्चितता को दर्शाते हुए दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। बिस्तर के पास की मेज पर पानी का एक गिलास बिना छुआ पड़ा है, जो उसकी घटती ताकत का मूक प्रमाण है। हवा अनकही आशंकाओं और आसन्न नुकसान की भावना से भारी है। हर पल कीमती लगता है। संतुलन में लटका हुआ भव्य परेड ग्राउंड पर एक ब्राह्मण घुड़सवार पुष्यमित्र शुंग एक भाग्यशाली कार्य के लिए तैयारी कर रहा है। एक त्वरित निर्णायक कदम में पुष्यमित्र बृहद्रथ की हत्या करता है। भीड़ सांस रोक लेती है, क्योंकि बृहद्रथ गिर जाता है। परेड अराजकता में बदल जाती है। राजा के गिरने के साथ शुंग वंश विश्वासघात की धूल से उठता है। विशाल आकाश के नीचे मौर्य साम्राज्य के खंडहर उठते हैं, गौरवशाली अतीत के मौसम वाले स्मारक। चाणक्य का मंडल सिद्धांत पत्थरों में गूंजता है, जो रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। अशोक के शिलालेख मूक रक्षक के रूप में खड़े हैं, जो एकता और करुणा की कहानियों को फुसफुसाते हैं। सारनाथ का सिंह शीर्ष ऊंचा खड़ा है, जो भारत की स्थायी शक्ति और गौरव का प्रतीक है। सूर्य का प्रकाश प्राचीन पत्थरों को नहलाता है, जो सम्राटों और साम्राज्यों की विरासत को उजागर करता है।